हाँ जी। तो आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है। सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। अगर आप देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलके बना है, एक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल टॉक अबाउट कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। वी विल स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो स्टडी है जहां पे हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री, कि इलेक्ट्रिसिटी के मदद से कोई केमिकल रिएक्शन जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है उसको, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना। दूसरा, जो कोई केमिकल रिएक्शन अगर नेचर में एग्जिस्ट करता है उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। तो हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। और थर्ड, वी विल टॉक अबाउट कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो आपने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स में कंडक्ट होती है, जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, ये जो वायर्स वगैरह होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोल्यूशन में भी कंडक्ट होती है। मीन अगर आप पानी में नमक डाल दें, देन इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो वो जो है उसके बारे में भी इसमें हमने स्टडी करना है। तो पहले ये चीजें जान लीजिए। अब आते हैं क्या तीन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं और वोल्टिक सेल भी बोल देते हैं। ये जो सेल है, इसमें हम एक केमिकल रिएक्शन से, जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता हो, मतलब होता हो, मतलब स्पॉन्टेनियस जिसे बोलते हैं, कि कोई भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्ट कोई भी नहीं लेते हैं। मीन रेडॉक्स वाला रिएक्शन लेते हैं। कौन सा लेते हैं? रेडॉक्स, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। तो आपने 11th में पढ़ा था कि रेडॉक्स रिएक्शन में एक जो है एक कंपाउंड या एक जो है वो एक रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक लॉस करता है। तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, किसी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह के सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बोला जाता है। और सेकेंड पार्ट में, ये जो सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इसमें एक न्यूमेरिकल आता है और इसमें एक रीजनिंग आती है। जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिर्फ एक आधा ही जो चीज है या डेफिनेशन हो गई, या फिर थोड़ा बहुत जो अभी मैं आज करवाऊंगी उससे रिलेटेड आ जाता है। लेकिन इस वाले में एक न्यूमेरिकल है और रीजनिंग भी है, डेफिनेशन भी है छोटा सा टॉपिक। और तीसरा आता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और एक ऐसा रिएक्शन जो नेचर में एग्जिस्ट ना करता हो। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं कहूं कि जिंक सल्फेट का रिएक्शन हो जाए कॉपर के साथ, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चा बता सकता है कि कॉपर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता? मैम कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम होती है। हाँ, कॉपर जो है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, कॉपर जो है वो, कॉपर जो है वो ज्यादा क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए वो जिंक की जगह नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, मतलब जबरदस्ती जो है ये रिएक्शन हो जाएगा और कॉपर जिंक को रिप्लेस कर देगा और ये रिएक्शन हो जाएगा, जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम यही करेंगे, जो रिएक्शन नहीं हो सकते हैं उनको करेंगे। तो अभी इतना समझ में आया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। यस मैम। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, ये क्या होते हैं? ये ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं विच विच which convert chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy। ये पॉइंट आपको समझ में आया? यस मैम। ये आज फर्स्ट क्लास है इसकी, तो हम इतना थोड़ा धीरे करेंगे, बिकॉज अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना तो आप प्रॉपरली कर पाएंगे। अब एक एग्जांपल लिया है डेनियल सेल रिएक्शन का।
तो अगर पेपर में आ जाता है डेनियल सेल रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं जिंक व्हेन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट इट गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक क्या करता है, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। अब इसकी ये रिएक्शन जो है ये डेनियल सेल रिएक्शन है। अब इसमें देखेंगे आप सल्फेट की अगर बात करें, ये जो सल्फेट है अगर आप इसकी बात करते हैं तो सल्फेट का तो कोई ना उसका ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है, तो मतलब ये इसका ज्यादा कोई रोल है नहीं। तो हम क्या मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि एक ये सिर्फ क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाके लग गया, पर इसके में अपने में कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैं इसको आयनिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। Zn Cu2 प्लस, मैंने CuSO4 नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है ये SO4 जो है पहले भी सोल्यूशन में ऐसे ही प्रेजेंट था, बाद में भी उसमें नो चेंज, तो मैंने इसको आयनिक फॉर्म में लिखा। जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस कॉपर। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे जिंक जिंक पे क्या असर हुआ, ये क्या बन गया Zn2 प्लस। तो आप मुझे बताइए क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा या बढ़ा, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो घटा या बढ़ा, बढ़ गया प्लस बढ़ गया। हाँ, क्योंकि आपने ना 11th वाले नहीं कहा, वो 11th में था ना कि आपने बैलेंसिंग करनी थी रेडॉक्स रिएक्शन में, वो नहीं है। सिंपल हमने यही देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर घटा या बढ़ा। अगर आप देखेंगे जब मैं जिंक से जिंक 2 प्लस में गई, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर था 0 था रिएक्टेंट का जब ये Zn था, और ये सॉलिड स्टेट में था, ये क्या बन गया Zn2 प्लस। तो Zn, तो इसका मतलब इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन। अब ये Zn2 प्लस क्यों बना होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे या गेन हुए होंगे, सोच के बताइए। लॉस, लॉस हुए लॉस हुए है ना, तो इसका मतलब जब भी हाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। अब ऐसे ही अगर आप कॉपर की बात करें, कॉपर 2 प्लस एक्वस, क्योंकि 2 प्लस चार्ज हमेशा एक्वस मीडियम में ही रहता है, ये क्या होता है, ये कॉपर बन गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब आप बताएंगे घट रहा है या बढ़ रहा है, मैम इसका कम हो रहा है, कम हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका कम होता है हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन में देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होगा, देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को दो अलग अलग हाफ इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो हमने दिखाए नहीं है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, जिंक ने लॉस करे हैं और कॉपर 2 प्लस ने क्या करा है, गेन किया है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और इसी ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, तो यहाँ पे हमने शो नहीं किया। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली हाफ इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉपर 2 प्लस का क्या हो रहा है, ये कॉपर में चेंज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, 2, क्योंकि अगर आप खुद सोचें 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस में कितना माइनस चार्ज ऐड करोगे कि 0 हो जाए, 2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हमने, और ये जो इक्वेशन है ये बताती है कि रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये कंप्लीट नहीं है, कभी भी आधा रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। और अगर आप जिंक की बात करें, जिंक का क्या हुआ, जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, पहले मैंने सिर्फ इतना लिखा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये अभी मैंने नहीं लिखे, ऐसे ही आपने भी करना है, तो आप ये देखिए क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, मैं थोड़ी ना बताऊंगी आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन है पेपर में, तो आप पहले इतना लिख लेंगे कि भाई अब इसमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है घट रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, सॉरी बढ़ रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे, कितने करें, कितना इसमें ऐड करोगी, क्योंकि यहाँ पे तो 0 चार्ज है, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, तो इसमें हम 2 प्लस में कितने ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, -2 करेंगे, तभी ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये रिडक्शन हाफ हो गया, या ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। तो आपने इसमें ये देखा कि भाई जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और जो कॉपर 2 प्लस है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करें
एक ऐसा सेटअप ले आए कि देखो जिंक क्या कर रहा है, इट इज ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर 2+ वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये कह रहे हैं अब आप एक अगर ऐसा सेटअप करें कि ये जो हाफ रिएक्शन है जिंक का, ये एक अलग बीकर में होता हो, और ये जो कॉपर 2+ वाला हाफ रिएक्शन है ये अलग जगह पे होता हो, तो क्या होगा, जिंक के दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा कॉपर 2+ पे जाने के लिए, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं Yes, इमेजिन ma'am. कीजिए कि अगर आप हाफ रिएक्शन, जिंक वाला हाफ रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसे एक अलग बीकर में परफॉर्म करें, और रिडक्शन वाले रिएक्शन को अलग बीकर में परफॉर्म करें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक लॉस कर रहा है इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपने इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, Moving of charge हाँ, electron, moving of charge. मूविंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो To another. इलेक्ट्रॉन Yes, इस जगह से, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस जगह से इस जगह जाएगा, किसी जो वायर है उसके थ्रू ट्रेवल करेगा, तो इट मींस क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो कह रहे हैं इसी तरह से आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो सेटअप कैसा है वो देख लीजिए, ये शायद आप, ये आपने पहले भी पढ़ा था। अब ये देखिए इसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे जिंक सल्फेट ले लिया, क्योंकि रिएक्शन किसका हो रहा है, जिंक और कॉपर सल्फेट का। मान लो रिएक्शन हो रहा होता जिंक और कॉपर, सपोज नाइट्रेट का हो रहा होता, तो यहाँ पे हम क्या लेते, जिंक नाइट्रेट लेते, अनायन वही लेना है जो साथ में हो। तो यहाँ पे जिंक रॉड ली मैंने, रॉड को किसमें डिप कर दिया, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, क्योंकि ये बनने वाला है। ऐसी कॉपर लिया, कॉपर को भी मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर लिया। फिर मैंने क्या किया, इस जिंक रॉड को यहां जोड़ दिया, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, वो तो किसी मेटालिक वायर में ही मूव करेंगे। अगर कोई बच्चा कहे कि पानी में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो पानी में इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करते। फिर आप पूछेंगे कि पानी फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि पानी में आयंस होते हैं, तो वहां पे चार्ज कैरियर जो है वो आयंस है, और तार के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने यहाँ तार से जोड़ दिया ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल कर सके। बीच में मैंने वोल्ट मीटर और एमीटर लगा दिया, जिससे मुझे पता लगेगा भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई या नहीं हुई। अब आप देखेंगे क्या होगा, अभी मैं ये इसको मत देखिए, जो नीचे मैंने अभी ड्रॉ, आपको नीचे वाली चीज ये बीच में क्या है ये नहीं बताई मैंने आपको, इसको भूल जाइए। अभी मैंने सिर्फ ये कहा है कि भाई हमने एक बीकर ले लिया, बीकर में जिंक रॉड को उसके इलेक्ट्रोलिटिक उसके सोल्यूशन में डिप कर दिया, ऐसे ही कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर दिया, और दोनों को ये तार से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, Zn जो है जिंक, जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जब आप देखेंगे जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, तो ये तो सॉलिड है Zn, लेकिन Zn2+ क्या है, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या होगा, ये जो रॉड है ना, इसका जो जिंक है वो जिंक 2+ बनकर वो कहाँ जाएगा, सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे, इसी रॉड पे। तो इसीलिए ये जो रॉड है जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे कॉपर के पास। कॉपर का क्या होगा, जो कॉपर 2+ है, जो सोल्यूशन का कॉपर 2+ है, क्योंकि ये तो कॉपर रॉड है, वो क्या करेगा, इस रॉड पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके साथ जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये कॉपर जो है वो इन इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके साथ रिएक्ट होकर कॉपर बन जाएगा, और कॉपर तो सॉलिड होता है, तो इस रॉड पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ये जो रॉड है, ये वाली जो जिंक वाली है, ये डिसॉल्व होती जाएगी, क्योंकि क्या है, जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, ये घुलती जाएगी, इसका वेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कॉपर 2+ का जो वेट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इतना समझ में आया? एक बार ये फिर से अभी बता रुको, दो जरा। ठीक है, मैं ये कह रही हूं कि मैंने क्या किया, 2 अलग अलग बीकर ले लिए, ऑक्सीडेशन में अलग करूंगी, रिडक्शन अलग करूंगी। एक चीज ध्यान रखना है, जहां ऑक्सीडेशन होनी है ना उसको हमेशा इस साइड रखिए। ये आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है।
उसको लेफ्ट साइड पे रखिए और राइट साइड पे जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको रखेंगे। पहले मैंने क्या किया है, जिंक रॉड को, क्योंकि रिएक्शन किसका हो रहा है, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक रॉड को मैंने जिंक सल्फेट में डिप कर दिया। अब जिंक सल्फेट ही क्यों लिया, क्योंकि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होके क्या बनने वाला है, जिंक सल्फेट। और दूसरी जगह मैंने कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दिया। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक जो है वो देगा और कॉपर एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए मैंने उसका पैसेज भी बना दिया, रास्ता बना दिया। कैसे, दोनों रॉड्स को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में वोल्ट मीटर या एमीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर और एमीटर दो काम करेंगे, कोई भी लगा देंगे। एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी बताएंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा वो ये भी बताएंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है या नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो वो ये बताएंगे। तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर हमने लगा दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब इतना समझ में आया ना? यस मैम। ठीक है, अब रिएक्शन की बात करते हैं। मैं अभी ये कह रही हूँ बीच वाले को मत देखिए, अभी पहले रिएक्शन की बात करेंगे। जिंक का क्या हो रहा है, जिंक Zn2+ में चेंज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी रॉड पे रह जाएंगे। और जो जिंक रॉड में से जो ये जिंक है, अगर आप देखें ये जिंक है, जिंक रॉड में से ये Zn2+ बन जाएगा और Zn2+ बन के ये क्या आ जाएगा आपका, ये सोल्यूशन में आ जाएगा Zn2+। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रेवल करके कॉपर वाली रॉड पे जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पहुंचेंगे तो जो कॉपर 2+ सोल्यूशन में से निकलेगा और वो इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएगा और वो उसी टाइम यहाँ पे क्या है, जमा होने लग जाएगा। तो मैंने ये बताया कि जब ये रिएक्शन होगा तो जिंक की जो रॉड है उसका वेट कम होगा और जो कॉपर की जो रॉड है उसका वेट बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट था तो कॉपर तो ऊपर जाके उसने चार्ज लॉस कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, सल्फेट आ गया। लेकिन अगर आप देखें रिएक्शन तो कंप्लीट नहीं हुआ। रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, जब क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। इसका मतलब ये जो सल्फेट है इसको उठकर कहां जाना है, इस जिंक के पास जाना है। मतलब आपका सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये अगर आप सिर्फ तार से जोड़ देंगे तो शुरू में तो एक वो वहां जाएगा, लेकिन उसके बाद रिएक्शन रुक जाएगा। तो रिएक्शन रुक जाएगा मतलब आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट करने के लिए दोबारा सुनिएगा, ये सल्फेट है, इसको क्या बनाना है, जिंक सल्फेट। ये सल्फेट क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है और यहाँ पे कौन सा चार्ज इकट्ठा हो गया, 2+ चार्ज, जिंक 2+। ये जो सल्फेट है इसको उठकर कहां जाना है, यहां जाना है। तो अब उठकर हम दोनों को मिक्स तो कर नहीं सकते, क्योंकि मिक्स करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करेंगे। तो इसके लिए बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगाया। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है वो पहले सुन लीजिएगा, सॉल्ट ब्रिज कैसे बनाया जाता है। पहले क्या किया जाता है, ग्लास रॉड जो होती है उसको यू ट्यूब में मोल्ड कर लिया जाता है। तो आपने जब 11th में थे तो आपको कराया था, आप ग्लास की जो ट्यूब्स होती है उनको इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, हीट करके वो इस तरह से यू ट्यूब बना लीजिए। फिर क्या किया जाता है, आप देखो इन यू ट्यूब में जो है ये जो पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन है ये भरा जाएगा। लेकिन पोटेशियम सल्फेट तो होता है लिक्विड, आप जैसे ही इसको उल्टा करेंगे ये वाली यू ट्यूब को तो वो जो लिक्विड है वो गिर जाएगा ना, कि नहीं। यस मैम। हाँ, तो इसके लिए एक सोल्यूशन है। ये कह रहे हैं एक जैसे जेली बनती है ना, जेली इसी तरह से जेली बनती है। अगर अगर नाम का एक पाउडर सा होता है, उसको अगर आप गर्म पानी में डिसॉल्व करें और उसके बाद उसे ठंडा होने दें, कूल डाउन होने दें, तो वो सेट हो जाता है, जेली बन जाती है। या इसका नाम ही अगर अगर होता है सोल्यूशन, ये पाउडर का नाम। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे जैसे हमने जिंक सल्फेट लिया है तो यहाँ पे हम पोटेशियम सल्फेट लेंगे। ज्यादातर पोटेशियम सल्फेट ही लिया जाता है, क्योंकि जो पोटेशियम है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या आता है, सबसे ज्यादा ऊपर आता है। पोटेशियम जो है, पोटेशियम के सॉल्ट में से पोटेशियम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब पोटेशियम की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अगर आप कहें जिंक पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो नहीं करेगा, कॉपर करेगा वो भी नहीं करेगा। तो हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इनर्ट, और
एक चीज और होती है, ये जो पोटेशियम जो होता है ना, पोटेशियम और इसके साथ का, इनकी ये जो दोनों आयंस होते हैं इनकी मोबिलिटी भी सेम होती है, ये सेम स्पीड से इधर उधर जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी के अंदर अगर गर्म पानी लेते हैं उसी के अंदर अगर अगर भी डालते हैं, और ये पोटेशियम सल्फेट लिया है तो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड होगा तो पोटेशियम क्लोराइड डालेंगे और गरम करके एक सोल्यूशन बन जाता है। गरम गरम को ये हम क्या करते हैं, ये यूट्यूब लेते हैं, क्या इसको क्या करते हैं, इस किनारे को डिप करते हैं अगर अगर वाले जो गरम गरम सोल्यूशन है उसमें, और इस किनारे से यहां से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रबड़ चढ़ा देते हैं। वो जो रबड़ होती है, क्योंकि भाई हम इसको मुंह थोड़ी ना लगाएंगे, हम रबड़ को माउथ से वो करके इस तरफ पुल करेंगे। तो हाँ ठीक है ना, तो एक तरह से जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, तो उसी तरह से हम जो है क्या करेंगे, ये एक साइड से इसको यहाँ पे जो है रबड़ चढ़ाकर और इसको इधर डिप कर देंगे और इसको अपनी तरफ खींचेंगे, इसको सक करेंगे, तो जो सोल्यूशन जो है हमारा वो इधर आ जाएगा। सोल्यूशन को एक ही टाइम में सक करना है ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। अगर आपके सॉल्ट ब्रिज में एयर बबल है तो कंडक्टिविटी में कुछ फर्क आ जाता है। वो आप ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एमएससी वगैरह में करेंगे, फिजिकल उस केमिस्ट्री में, तो वहां सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है, बबल नहीं रहना चाहिए कोई भी, तो सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है, फिर इसको ऐसे ही रख दिया जाता है और थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा होता है तो ये क्या हो जाता है, जेली सेट हो जाती है। अब आप इसको उल्टा कर लें, ये गिरेगा नहीं। समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, अब ये काम अब मेन बात आता है, ये काम कैसे करता है। अब ये काम कैसे करता है, मैंने क्या करूंगी, ये सर्किट जैसे ही इसको मैं इन दोनों सोल्यूशन में डिप कर दूंगी, जब हम इन दोनों सोल्यूशन में इसे डिप करेंगे तो यहां पे अगर आप देखेंगे कौन सा आयन है, सल्फेट आयन है। ये जो सल्फेट आयन है ये इस रॉड के टिप पे चला जाएगा और जो K+ है ना उसके साथ जुड़ जाएगा। K+ का जो अपना सल्फेट था वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, वो अगले वाले K+ को अपने साथ रख लेगा और इस तरह से जो उससे अगला सल्फेट हो जाएगा वो फ्री हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जो K+ है ना उसको अपने साथ रख लेगा और लास्ट वाला सल्फेट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और वो जिंक, यहाँ पे क्या है जिंक 2+, वो क्या करेगा, जिंक 2+ के साथ रिएक्ट होके ZnSO4 बना लेगा। तो इस तरह से बिना मिक्स हुए, मतलब ये वाला जो SO4 2- था ना ये नहीं यहां गया, बल्कि ये क्या हुआ, इसने इस पोटेशियम के साथ जुड़ गया, उसका पोटेशियम फ्री हो गया, मतलब पोटेशियम इधर को आ रहा है और ये जो अनायन है वो उधर की तरफ जा रहे हैं। तो जो लास्ट में सल्फेट था ना वो फिर सोल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ तो कोई K+ जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि K+ जो है वो अगले वाले K+ के साथ जुड़ गया है। तो इस तरह से बिना मिक्स किए यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और यहाँ का जो कॉपर सल्फेट होगा वो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। कंसंट्रेशन कम क्यों होगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर तो रॉड पे जाके लग गया और जो सल्फेट था वो इस जो आपकी सॉल्ट ब्रिज है उसमें चला गया, K+ के साथ जो है जगह अपना जो है आयन की फॉर्म में उसके साथ जुड़ गया वो। तो इस तरह से बिना मिक्स किए भी जो है दोनों सोल्यूशन को हमने क्या किया, ये जो अनायन थे अनायन को यहां पहुंचा दिया। तो इसमें हमने ये देखा कि जो जिंक सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और जैसे जैसे आप बैटरी देखेंगे, अगर आपके घर में बैटरी लेके आए, आप सेल लेके आए, शुरू शुरू में वोल्टेज ज्यादा होती है, वो चलता है, धीरे 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 वो डेड होना चालू हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन घट रही है। तो जब इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे जो सेल करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी, उसका भी अमाउंट कम हो जाएगा, और एक टाइम बाद ये जो हमने बैटरी बनाई है, ये जो हमने सेल बनाया है, ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब बताइए इसमें कोई चीज ना समझ में आई हो? मैम समझ आ गई। देखते इसी को, अगर आप इसको दोबारा से देखें, जो कटायन है वो इधर को मूव कर रहे हैं, ये भी K+, और जो अनायन है वो इधर को मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, ये जो माइनस वाली चीज है,
माइनस टर्मिनल जो है इससे पॉजिटिव की तरफ। तो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रही हूं जो आपके घर में बिजली आती है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी, यहाँ पे हम बिजली जनरेट कर रहे हैं। आप घर में जो बिजली के साथ अगर आप कहें ना कि मैं टीवी को जोड़ रहा हूं, तो वो टीवी बिजली नहीं बना रहा, ऑलरेडी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो टीवी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर को मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी, मतलब कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अभी मैं आगे करूंगी ये कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या है, जो जहां रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन की तरफ, कॉपर रॉड से जिंक की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, जिंक से कॉपर रॉड की तरफ। अब इसको दोबारा से जो चीजें हैं वो सुन लीजिए। ये गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल का मतलब इसमें बिजली, इसके अंदर जो एनोड है, एनोड किसको बोलते हैं, जिसपे ऑक्सीडेशन होती है। ये जो वर्ड है ना, ये तो स्टैंडर्ड है कि चाहे किसी भी तरह का सेल क्यों ना हो, चाहे उसमें बिजली बन रही हो, चाहे उसमें बिजली को यूज कराओ, जहां पे ऑक्सीडेशन होती है उसी को एनोड बोलते हैं, और जहां रिडक्शन होती है उसी को कैथोड बोलते हैं। और ये ध्यान रखिए, ए पहले आता है, सी बाद में आता है, ओ पहले आता है अल्फाबेटिकली, और आर क्या आता है, बाद में आता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस, मैं ये नहीं कह रही हूं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप बैटरी को जोड़ रहे हैं जो है हमारे टीवी के साथ या बल्ब के साथ, तो वहां पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। जहां इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वहां पे एनोड नेगेटिव होता है, और जहां पे इलेक्ट्रिसिटी और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, एनोड कैथोड में भी ए और सी, ओ और आर, एन और पी। अब एक चीज और सुनिएगा, जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें ऊपर वाली चीज तो स्टैंडर्ड रहेगी, लेकिन ये जो साइन है ना, ये उल्टा हो जाता है। एनोड पॉजिटिव होती है, कैथोड क्या होती है, नेगेटिव होती है। और आपको पता ही है कि बिजली की डायरेक्शन, अगर बिजली आपके पास है, यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, अगर आपके पास ऑलरेडी बिजली है, आप उसको जोड़ते हैं, तो डायरेक्शन क्या होती है, कैथोड टू एनोड, तो वहां पे नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, क्योंकि वहां बिजली क्या है, ऑलरेडी आपके पास है, आप उससे टीवी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यही होती है ना उसके अंदर। ये छोटे वाला जो टर्मिनल होता है, यहां से मूव करता जाता है। भाई करंट कैरियर कौन से, ठीक है, ये कैरियर है जो करंट लेके जाएगा, जो इनर सर्किट है, जो आपको दिखाई नहीं देता। अगर आप देखें, आप घर पे बैटरी लेके आते हैं, बैटरी के अंदर का सॉल्यूशन आपको दिखाई देता है, क्योंकि आप ये बैटरी लेंगे, इसे जोड़ेंगे, आयंस कैरी करते हैं चार्ज को, और आउटर सर्किट में देखिए सॉल्ट ब्रिज में आयंस हैं, और आउटर सर्किट में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है, आयंस और इलेक्ट्रॉन। दोबारा यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले मैं एनोड बनाऊंगी, फिर मैं क्या बनाऊंगी, कैथोड बनाऊंगी। आप ये कहें कि नहीं मैं उल्टा बना सकता हूं, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, उन्होंने एक स्टैंडर्डली बोल दिया आपको। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। मैंने कहा था ना, इस साइड जिंक 2+ इकट्ठा हो गया, इस साइड सल्फेट इकट्ठा हो गया, सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया, ये सल्फेट को यहां पहुंचा दिया, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की। और दूसरा है कंप्लीट द सर्किट, ऊपर वाला नहीं भी लिखते कोई बात नहीं, इसमें लिखेंगे। दो फंक्शन है, इट कंप्लीट्स द सर्किट, एंड सेकंड इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। तो ये दोनों चीजें आप लिखेंगे, ये नहीं, अगर इसके साथ एक और लिख सकते हैं, इट कंप्लीट द सर्किट, और सेकंड हो गया इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन इन 2 हाफ सेल। तो ये फंक्शन आ जाती है। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। अनुराग Yes, तुमने ma'am. हाथ ऊपर किया था, किस लिए किया था पहले? मैम यहाँ ऑक्सीडाइज कैसे हो गया? ठीक है ना, अभी क्या कौन सा करेंगे, अपने आप नहीं हुआ, तो वही आगे हम पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अपने आप नहीं हुआ। जिंक को आप जिंक सोल्यूशन में डाल देंगे ना, वो हम आगे पढ़ेंगे कि
अगर मान लो आप किसी भी मेटल को उसके सोल्यूशन में डाल लो, जैसे जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डाल लो। अब इस रॉड के पास टेंडेंसी है, ये जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, लेकिन अपने आप नहीं होगा जब तक इसको कपल नहीं करेंगे किसी भी दूसरे के साथ। तो कॉपर के साथ उसे कपल किया है, इसलिए हुआ है वो। जिंक अपने आप नहीं हुआ है। अपने आप अगर आप जिंक को कॉपर रॉड में डाल देंगे तो उसके अंदर दोनों टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और वो क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है। लेकिन क्या करेगा वो उसकी ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, वो डिपेंड करेगा कि उसके साथ आपने किस इलेक्ट्रोड को जोड़ा है। कभी भी सिंगल हाफ रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, वो कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है ना, अपने आप नहीं हुआ। समझ आया अनुराग? अगर ये यहाँ पे कॉपर नहीं होता तो कुछ नहीं होता जिंक का। ठीक है, तो वो हम आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करेंगे आगे। ये जिंक अकेला कुछ नहीं कर, तब वो डिपेंड करेगा, अगर वो कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है जिंक, कॉपर रॉड वाले जो है हाफ सेल के साथ, तब तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब मान लो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव, मतलब सोडियम आपने लगा दिया दूसरी तरफ, सोडियम और उसका सॉल्ट, तो फिर क्या हो जाएगा, जिंक की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी फिर। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, अब हमने जो चीजें पढ़ी उसी को दोबारा देख लें। मैंने ये कहा था कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जो आपका इस साइड रखा गया है, कहां पे, कैथोड की तरफ, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो जो करंट है वो फॉल करेगा विद पैसेज ऑफ टाइम, और एक टाइम ऐसा आएगा जब बैटरी जो भी ये आपका सेल है ये डेड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जिंक रॉड का जो एनोड है उसका वेट घटता है और कॉपर रॉड का वेट जो है वो इंक्रीज करता है। तो कभी भी मैं पूछती हूँ ना कौन सी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपने ये नहीं लिखना एनोड टू कैथोड, आप लिखेंगे जिंक रॉड टू, सॉरी, करंट की डायरेक्शन होगी कॉपर रॉड टू जिंक रॉड। ठीक है ना, कॉपर टू जिंक, कॉपर रॉड नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। ये तो मैंने वेट का बोला है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन कभी पूछूंगी तो आप जैसे मान लो कॉपर और सिल्वर का है तो उसके अंदर अलग केस आ जाएगा, इस वाले केस में हो जाएगी कॉपर इलेक्ट्रोड। ये जो सेटअप होता है ना जिसमें मैं मेटल को मैंने सॉल्ट सोल्यूशन में डाला होता है मेटल के, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इस सेटअप को। तो कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। अब मैं कहूंगी कौन सी इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव है, तो उसका आंसर आएगा भाई जिंक इलेक्ट्रोड। कौन सी पॉजिटिव है, कॉपर इलेक्ट्रोड। ये आप पूछ लिया जाता है कभी कभी, या फिर एमसीक्यू के क्वेश्चन में आ सकता है। अब एक क्वेश्चन आया था बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आज नहीं होगा तो इसको हम कल करेंगे। अब ये कह रहे हैं, ये पहले ऊपर वाला भूल जाइए, ये वाला पोर्शन को भूल जाइए, ये आप नीचे का आपको दिखता है, यस मैम। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है कि कॉपर को मैंने कॉपर के साथ जोड़ दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन हमारे इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, करंट की बैटरी से जोड़ दिया, मतलब इसको देखो इतने हिस्से में तो बिजली बन रही है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको बिजली सप्लाई कर दी, मतलब इसमें बिजली बन रही थी ऑलरेडी। मतलब ये कह सकते हैं कि आप आगे को आ रहे थे और मैं आपको क्या कर रही हूँ, पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप आगे को आ रहे हो, मैं आपको पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ, तो आप कब पुश होंगे, मतलब आप आगे आ रहे हैं, मैं आज जोर लगा रही हूँ, कब तक आप आगे बढ़ते जाएंगे, मैं इस साइड आपको पुश कर रही हूँ, आप मैम आगे जब आना तक चाह रहे हैं। दोनों बराबर ना हो जाए। नहीं, जब तक मेरा फोर्स, आप आगे की तरफ तब तक चलते रहेंगे जब तक मेरा फोर्स आपके फोर्स से क्या होगा, कम होगा। एक्सटर्नल फोर्स जो इंटरनल पोटेंशियल है, जब तक उससे कम होगा तब तक करंट की डायरेक्शन यही रहेगी, यही। और जब आपका और मेरा जोर बराबर लगेगा, आप इधर को आ रहे हैं, मैं आपको रोकती हूँ, तो आप क्या हो जाएंगे, उसी जगह पे खड़े हो जाएंगे। जब मेरा जो ताकत है, मेरा फोर्स आपके फोर्स से ज्यादा है, तो आप क्या करना चालू कर देंगे, आप उल्टी डायरेक्शन में पीछे जाना चालू कर देंगे। ये चीज समझ में आती है ना? यस मैम। यस मैम। तो अब ये कह रहे हैं कि इसी तरह से मेरे पास ये एक सेल है, इसको मैंने एक्सटर्नल अपोजिंग मतलब इससे उल्टे जो है पोटेंशियल से जोड़ दिया। देखिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया।
ये आप देखिए, यहाँ पे मैंने लगा दिया है रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या होता है, मैं धीरे धीरे जो है रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगी, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा जो पोटेंशियल है वो आपका क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। करंट भी कम होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वो अलग चीज है। तो यहाँ पे रियोस्टेट लगाया है ताकि मैं चेंज कर सकूं। तो ये कह रहे हैं जो बाहर की बैटरी लगाई है, मान लीजिए इसका जो पोटेंशियल है वो है ई एक्सटर्नल, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इस बैटरी में सॉरी इस बैटरी में सॉरी ऐसे ना, बड़े से छोटे में जाता है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहे हैं, समझ आ गया ये वाला जो